पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ट्वीट किया तो फिर अवामुन्नास को पता लगा कि 27वीं तरमीम भी होने जा रही है और उसके क्या क्या मंदरजात हैं वो उन्होंने शेयर किए और ये एक किस्म का समझा जाए तो ये अवाम से एक डिबेट उसके अंदर शुरू हो गई। अब इसके अंदर बहुत से मामला थे, आईनी अदालतों का क़याम है, फिर एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स, फिर जजेस के तबादले का इख्तियार की बात की गई, कौमी मालियाती कौंसल NFC अवार्ड जिसको कहा जाता है, इसमें सूबों के इख्तियारात के हवाले से भी बात की गई और तालीम और बहबूद आबादी की वजारतों को वफाक के सपुर्द करने की बात। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में मौजूद जो डेडलॉक है इस पर भी उसके ज़िक्र किया गया और आर्टिकल 243 में भी तरमीम की जाएगी, इस पर भी बात की गई और इस पे हमने कल भी शो किया था, आज भी इसी पे डिस्कस करेंगे क्योंकि आजकल इसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि वकला हजरात हों, उनकी राय ली जाए। तो मैंने आज खुसूसी तौर पर दावत दिया है, मियाँ इरफान अकरम साहब हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इनको दावत दी है। इनके साथ है इमरान खोखर साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। वकला की ज़ुबानी सुनेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि वैसे तो तबसरे बहुत से लोग करते हैं तो उसमें आइन के क्योंकि मामलात हैं तो इसलिए खुसूसी तौर पर मियाँ साहब आपका भी और इमरान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। एक तरफ तो 26वीं तरमीम आ गई अक्टूबर 2024 में, उसके बाद फिर अचानक जब अक्टूबर 2027 आता है तो 2027 नहीं 2025 आता है तो 2027 ही असल में ज़्यादातर जहन में आ रहा है, 2025 आता है तो फिर ख्याल एकदम 2025 में क्या एकदम एमरजेंसी पड़ गई, कौन सी ऐसी शिकें थी जो पिछले साल अधूरी रह गई थी और इस साल मुकम्मल करने के लिए जो है वो किया गया। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, आईनी अदालतें बनाई जाएंगी। अच्छा मियाँ साहब, आईनी बेंच तो काम कर रहे हैं, तो जो आईनी अदालतें होंगी कोई ये अलग काम करेंगी या उसी टाइप का होगा, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? शादाब साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मदू किया। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कौन जैसी जल्दी पड़ गई। असल में कुछ बेड़ा गर्क करने की कसर रह गई थी 26 में उन्होंने कहा हो ये चीज़ें तो हम भूल ही गए हैं, तो अब हमें 27वीं तरमीम लाना ज़रूरी हो गया है। बात यह है कि 26वीं आइनी तरमीम ने कौन से इनके सरों पे सेरे लगा दिए हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे जुडिशल सिस्टम का। जजेस को एक मुलाजम के तौर पे वहाँ पर बैठा के रख दिया है, उनके ऊपर इतना सख्त चेक एंड बैलेंस कर दिया है कि अगर तुमने मेरे हक में फ़ैसला ना किया तो तुम ट्रांसफ़र कर दिए जाओगे। अच्छा, बात यह है कि ये कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ें नहीं थी जो 26वीं आइनी तरमीम में इन्होंने की अपने मफादात के लिए कर रहे हैं। आगे 27वीं तरमीम भी इन्होंने लेके आ जानी है, जिस तरह भी लेके आनी है, जिस तरह भी इन्होंने नंबर मैनेज करने हैं वो करवाने तो इन्होंने हैं। उसके लिए हर किस्म का हरबा ये इस्तेमाल करते हैं। 26वीं आनी तरमीम तो खैर रातों रात आ गई थी, आपको सारा किस्सा याद है कैसे ही है कि वो वन फाइन मॉर्निंग जब हम जो नाम नहाद कानून के रखवाले कहलाते हैं, हम उठे तो हमें पता चला कि कानून ही बदल चुका है। इस दफा भी अराकानी असेंबली को कह दिया इस्लामाबाद छोड़ना नहीं है किसी ने। इस छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, जो बैरून मुल्क दौरों पे थे उनको वापस बुला लिया है और नंबर गेम का पूरा उन्होंने अपना प्लान तैयार कर लिया है। तो ले तो उन्होंने आनी है, लेकिन जो हमारा राइट है कि कम से कम हम उस पर डिबेट तो कर सके, कम से कम वो तो करवा ले। पीपल पार्टी ने एक बहुत खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि जो भी करनी है तब्दीली उसमें कम से कम डिबेट करवा ले। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इस आइनी तरमीम में 27वीं तरमीम में जो सुना जा रहा है उसके आने के बाद सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करेगी वो 18वीं आइनी तरमीम होगी। तो क्या पीपल पार्टी ने अपना हाथ उठवा लिया 18वीं आइनी तरमीम से? क्या अब वो अपने आप को उस 18वीं तरमीम के कस्टोडियन नहीं कहते, जबकि हर गवर्नमेंट में उन्होंने बाकायदा 18वीं आइनी तरमीम को ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया बल्कि उन्होंने कहा कि सूपों को एम्पावर करना ज़रूरी है। अब जो 27वीं आइनी तरमीम के मुताबिक तो वो तमाम पावर्स जो सूबों को दी गई थी वो अब सब वापस लेने की बात हो रही है। तो अब अगर पीपल पार्टी कहती है कि नहीं, जो हमने पहले गलती की थी या वो अब गलती करने जा रहे हैं, किसी एक तरफ तो वो इमरान करना खोखर पड़ेगा साहब, क्योंकि इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, वकील होने के साथ साथ। खोखर साहब, मियाँ साहब बात तो बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। 18वीं तरमीम वो है जिसका आज भी बिलावल भुट्टो साहब हों या आसिफ अली जरदारी साहब हों, वो इसका क्रेडिट लेते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब हमारी एफर्ट से हम 18वीं तरमीम और हम वो वाहिद हुक्मरान थे जिन्होंने पावर अपने पास समेटने की बजाय पावर तकसीम कर दी। अब क्या इसके ऊपर वो अपना रीज़न देंगे अगर वो इसके साथ चलते हैं तो?
जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट तो देना चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्रेडिट तो देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे चेयरमैन जो पीपल्स पार्टी है बिलावल साहब, वही पहले वो शख्स हैं जिन्होंने आपको जो है ट्वीट करके जो उसके मंदरजात थे, इसके जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके मंदरजात के बारे में लोगों को जो है अवेयरनेस दी। अदरवाइज तो किसी को पता नहीं था कि ये 27वीं आईनी तरमीम है, इसमें कौन से ऐसे बुनियादी निकात हैं जो कि अंडर डिस्कशन है, जिसके ऊपर डिस्कस होनी है। इसमें एक तो रिमूवल और प्रोटेक्शन ऑफ रिमूवल और जो है प्रोटेक्शन ऑफ जो है प्रोविंशियल शेयर था। पहले जो तालीम था, उनका जो सिलेबस था, करिकुलम था, एजुकेशन पॉलिसी थी, वो सारी प्रोविंस को दे दी गई थी 18वीं तरमीम में। ये 18वीं तरमीम जो थी वो 19 अप्रैल 2010 को हुई थी। इसमें काफी ऐसे 103 आर्टिकल्स थे जिनको अल्टर किया गया, उसमें बुनियादी तौर पे अमेंड किया गया, उनको कई आर्टिकल्स ऐसे थे जिनको चेंज किया गया। तो ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब की अप्रूवल के बाद था ये एनएफसी अवार्ड जो था, जिसको नेशनल देखिए अब देखें, अब बात यह है कि कोई भी आइन है वो कोई आसमानी सहीफा नहीं है कि उसको बदला नहीं जा सकता। जो पब्लिक है, मुल्क की इंटरेस्ट है और पब्लिक की वेलफेयर है, वो सबसे पहले है। उसके लिए अगर कोई आइन बन जाता है, उसको उसमें कुछ अमेंड कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने सीसी का इजलास आज बुलाया हुआ है और सीसी का जो इजलास है वो अभी कंटिन्यू है। इसके बाद जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसमें अंडर डिस्कशन जो भी पॉइंट्स है उनको डिस्कस किया जाएगा। 243 है, इसमें जो जनरल कमांडर और कंट्रोल है आर्म फोर्सेस का, वो तो वजीर आजम और कैबिनेट डिवीजन के पास होगा पहले था, और जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। अब इसमें कुछ नकात हैं, उसको रिफॉर्म किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा, और अमेंड भी फॉर दी सेफर पर्पस के लिए इसको डेफिनेटली किया जाएगा। और उसके बाद जो एजुकेशन का मामला था, पॉपुलेशन प्लानिंग था, इसके ऊपर कोई थोड़ी सी चीजें जो है वो निगोशिएशन जारी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, ट्रांसफर ऑफ जजेस का एक तरीकाकार है। देखिए आप 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर कोई बिल पास करवा लेते हैं तो देखिए ना, सुप्रीम तो आपकी पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। जितने भी आपके कानून साजी है वो तो थ्रू पार्लियामेंट होनी है ना, वो आप ना चौकों में हो सकती है, ना वो मीनार पाकिस्तान बैठ के ना वो जुडिशरी के। आपको लारा तो हो ही गया होगा कि सीसी कहां जा रही है। देखिए बात फिर वही है जो हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम बेशक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने ही कानून पास करना है और उसी कानून को इम्प्लीमेंट भी करना है, लेकिन वाहिद एक अदारा जो पार्लियामेंट के कानून की पास किए हुए कानून को देखता था कि ये कानून भी क्या वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए है या किसी जाती मफाद के लिए है। सबसे पहले कानून ही वो बनाया गया कि इस अदारे को तो हाथ डालो, ये हमारे खिलाफ कैसे फैसले दे रहा है। अच्छा, आईनी अदालत बनने से कैसे लगे? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इस पे, मियां साहब आप जाहिर है आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। ये जो आईनी अदालत का सोच या जो भी प्रोजेक्ट या फार्मूला था, ये साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के दौर में भी चला था। जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे उस वक्त भी आईनी अदालतों की बात थी, मैंने खुद सुनी थी, ठीक है ना, बात हो रही थी, लेकिन कोई मौका ऐसा नहीं मिला। अब अगर आईनी अदालतें बन जाती हैं मियां साहब, और उसके बाद जितने भी आईनी, देखे ना हमारी सुप्रीम कोर्ट सारा दिन वो उसने ऐसे कर दिया, उसने इसको उतार दिया, उसने उसको रख लिया। आम आदमी, ये आप सुप्रीम कोर्ट का भी आप इलेक्शन भी आपने कॉन्टेस्ट किया मियां साहब, सुप्रीम कोर्ट में जाना कितना मुश्किल काम है एक आदमी के लिए फाइनेंशियली। तो अगर ये आईनी अदालत बन के ये सारे मामलात उधर भेज दें और जो आम लोगों के मसाइल हैं वो आपकी सुप्रीम कोर्ट सुने, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। देखिए फिर वही बात है शादाब साहब, आप भी इन्हीं कोर्ट्स की भीड़ करते रहे हैं, आपसे ज़्यादा कोई सिस्टम को नहीं समझता होगा। ये आईनी अदालत, एक अलग अदालत का कंसेप्ट क्यों लाना चाह रहे हैं? देखिए इससे पहले भी हमारे यहाँ पर जो अदालतें काम कर रही हैं उसमें बैंकिंग का अलहदा बेंच होता है, सिविल का अलहदा होता है, फौजदारी का अलहदा होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाकायदा बनाए जाते हैं। हर रोस्टर में डिक्लेयर किया जाता है कि इन जजेस के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जाएंगी, इनके पास बैंकिंग जाएगा, इनके पास लेबर जाएगा, इनके पास सर्विस मैटर जाएगा। ये है ना हमारे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है कि आपको एक स्पेशल एक आईनी अदालत बाकायदा क्रिएट करनी पड़ रही है? और दूसरी बात यह है कि ये जो मामला बार आ रहा है कि जी जजेस के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जजेस की ट्रांसफर का ऑलरेडी आर्टिकल 200 निकाल के पढ़ें तो सही, अवेलेबल है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कर सकती है। लेकिन
अब इसको जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो इसी तरह ही है, क्योंकि देखें ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी प्रोटेक्शंस इसलिए ही दी गई थी कि वो अगर इंतज़ामिया या कोई और अदारा अगर कोई इलीगलिटी या इरेगुलरिटी करता है तो कोई इदारा तो हो ना जो उसको दे सके, उस पर कोई चेक बैलेंस रखने तो फिर उस इदारे पे भी तो कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना मियां साहब। चेक एंड बैलेंस है। बात ये कि आप उस सिस्टम में बेहतरी क्यों नहीं लेके आप कहते हैं कि जनाब जजेस ने इसका चेक एंड बैलेंस अपने हाथ में रखा हुआ है। आप उस सिस्टम को चेंज करते, आप जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का प्रोसीजर है उसको चेंज करते, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे हुए लोगों की जो है उसको चेंज करते कि इसमें अब फला नंबर ज़्यादा होगा तो वो करेंगे। किया, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन जब एक जज को पता चलेगा कि मैं कोई फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ दूंगा तो हो सकता है हुकूमत मुझसे नाराज़ हो जाए और अगले दिन ही वो मुझे लाहौर से उठा के बलूचिस्तान भेज दे, वो मुझे बलूचिस्तान मतलब यहाँ से लाहौर से उठा के या इस्लामाबाद से उठा के मुझे सिंध के किसी रिमोट एरिया में सखर बेंच में मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जब इस किस्म के इम्प्रेशंस आएंगे तो देखें आप जज नहीं प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर फिर जजी कोई नहीं करेगा, सब नौकरी करेंगे यहाँ पर। और मैं अभी भी कहता हूँ बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने उनके हाथ बांध दिए, अब वो किसी केस में भी डायरेक्शन नहीं दे सकते, वो किसी भी केस में उस तरह एक्शन नहीं ले सकते। अब तो जजेस अपने मुंह से कहते हैं कि जी हमारे पास तो अब है ही कुछ नहीं, हम यहाँ पर क्या करें। तो भाई आप क्यों फिर बैठे हुए हैं, फिर आप छोड़ दें। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि अब वो छोड़ने की पोजीशन में भी नहीं है, आपने सैलरियाँ उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं कि अब वो एक जो लालच है वो भी नहीं छोड़ने देता। बड़ा मुश्किल काम है भाई। मियां साहब ब्रेक ले लें, फिर इस पे इमरान साहब की तरफ चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इस पे उनका क्या नुक्ता एतराज़ है, क्योंकि आपकी गुफ्तगू से तो मुझे इसी चीज़ का लगा है कि मियां साहब आपके या वकला बरादरी के जहन में ये है कि जो जज साहिबान है इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए सिवाय उनकी अपनी एक कौंसल के। ब्रेक के बाद तो वेलकम बैक जी। इमरान साहब क्या लाइन है जी आपकी इसके ऊपर आईनी अदालतों पर, और आपकी पार्टी क्या कहेगी इसके ऊपर कि एक ऑलरेडी आईनी बेंच जब काम कर रहा था, मियां साहब ने बड़ी अच्छी बात की, माहौलियात का बेंच अलग होता है, फिर उसके बाद दहशतगर्दी के अलग होते हैं, वो सिविल के अलग होते हैं जो सुनने होते हैं केस, तो उसी तरह एक आईनी बेंच भी बन गया हुआ था, उसी को भी चलाते रहते। जी, वो कहते हैं अपने किरदार पर डालकर पर्दा हर शख्स से कह रहा है कि ज़माना ख़राब है। बात बड़ी सिंपल सी है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और हमने एक आईनी अदालतों के ऊपर पार्लिमानी जो कमेटी बनाई थी उसको बुलडोज किसने किया था? वो जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं था कि वो उस आईनी जो कमेटी थी, जो आईनी तरमीम के ऊपर जो कमेटी पार्लियामेंट की बनाई गई थी, उस कमेटी को एक 2011 में एक जजमेंट पास करके उसको कमेटी को सबूताज किया गया, बुलडोज कर दिया गया। आया कि वो जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं था। अगर हम कहते हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए तो इसमें क्या गलत बात है? भाई जुडिशियल अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर लाहौर से इस्लामाबाद उसका ट्रांसफर हो जाता है तो कौन सी बड़ी बात है? इधर जो दूसरे लोग जो मुल्क में काम कर रहे हैं उनके ट्रांसफर नहीं, लेकिन इसमें इमरान साहब बात जी, यह है जी। कि अगर किसी अकाउंटेबिलिटी अगर किसी पॉलिटिशियन की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है तो जुडिशियल ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो सकती? उसकी भी होनी चाहिए। लेकिन मियां अपना यहाँ पर एक इमरान साहब मियां साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। एक डर आ गया ना, मसलन मैं अगर सूबे का या मुल्क का एक चीफ एग्जीक्यूटिव हूं या मैं पावर में हूं, मेरे खिलाफ कोई जज साहब क्यों फैसला देंगे, या मैं प्रेसिडेंट हूं या मेरे किसी मिलने वाले का, वो कहेंगे ओ यार इन्होंने चुक के मैंने कोयटे सुट देना है तो दफा करो, लाहौर बैठे रहो या कराची पिंडी बैठे रहो। ये भी तो एक खतरनाक बात है ना। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है कि डरता सिर्फ वही बंदा है कि वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई जिस बंदे ने अब चोरी नहीं की है, कोई गलत काम ही नहीं किया, उसको डरने की खौफजदा होने की जरूरत क्या है? खौफजदा सिर्फ वही बंदा होगा जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में जो इन्वॉल्व है, वो डेफिनेटली खौफजदा होगा कि जी मैंने गलत काम किए हुए हैं। तो अगर कुछ ऐसा अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम आ गया तो उसमें मैं उस लपेट में आ जाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि अगर हम प्रीवियस और ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स है आया कि वो अमेंडमेंट्स नहीं करती रही है। 2019 में आपका जो लोकल बॉडी सिस्टम है,
इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने असम्बली से, पंजाब असम्बली से पास करवाया और उसकी सेक्शन 3(2) के तहत जो है वो लोकल बॉडी सिस्टम को ही उन्होंने बुलडोज कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। और उन्होंने वो सारा एक 3 किस्म की जो असेंबलीज होती है, एक फेडरल जो है गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल असेंबली है और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। आपने लोकल गवर्नमेंट का सारा सिस्टम ही तहस-नहस कर दिया। असद इकबाल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस आया, उसके बाद जो है दानियाल चौधरी केस आया और हाई कोर्ट के जस्टिस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जस्टिस गुलजार, उन्होंने जजमेंट दी। उन्होंने कहा जी ये 2019 में जो आपने ये किया है, आपने तो ये 58(2)B के मुताबिक उस सेक्शन को उन्होंने काट दिया। बात ये है कि अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें तो ये जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं वो करती रही हैं, ये यही काम बुलडोज करती रही हैं। आज हम क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है वो जारी सारी रहना चाहिए, कि अगर एक चीज में कुछ रिफॉर्म हो सकती है तो उसके ऊपर डिस्कशन भी होनी नहीं, चाहिए। इसका मतलब यह है कि मियां साहब इसको- इसका मतलब यह है, इमरान भाई की बात को अगर हम मान लें तो इसका मतलब है कि मौजूदा जुडिशल सिस्टम जो अभी तक है, इसके अंदर बेशुमार खराबियां होनी शुरू हो गई हुई थी, जिसकी वजह से फौरी तौर पर 2024 के अंदर बेंच बनाया गया, फिर उसके बाद अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जा रहा है। सिस्टम खराब हो रहा था। देखिए फिर वही बात है, उन्होंने खुद ही बता दिया कि बेसिकली ये जुडिशियल एक्टिविज्म था और उस जुडिशियल एक्टिविज्म को शायद अब रोकने के लिए ये इकदाम कर रहे हैं। ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ कि भाई आप कम अज़ कम हमारी जुडिशरी के स्ट्रक्चर को तो ख़राब ना करें। आप जजेस को बग़ैर दांतों के बैठे हुए जज ना साबित करें। आप ये ना करें कि वो आपसे खौफजदा होकर फैसले करें। आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन गया, 26वीं आइनवी तरमीम उसमें चैलेंज हुई, क्या हुआ? 1 साल बाद वो लगा, पिछले 2 माह से उसकी हियरिंग हो रही है और 2 माह में अभी तक यही फैसला नहीं हो रहा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस ने इसको सुनना है या तमाम की तमाम फुल कोर्ट ने इसको सुनना है या कितने लोग इसमें बैठेंगे और फिर उसका फैसला करेंगे। तो यही मैं कह रहा हूं कि यहाँ तो अब होगा ये कि हुकूमत जिस तरह चाहेगी, जो चाहेगी वो मैनेज किया करेगी, उनकी मंशा के मुताबिक फैसले आएंगे और अगर नहीं आएंगे तो फिर जज भुगतेगा। जज के जहन में है कि मुझे इसको भुगतना पड़ना है। तो भाई आप क्या कौन सी जुडिशरी पैदा करना चाह रहे हैं? क्या लोगों को मिसाल देना चाह रहे हैं? एक बहुत आम मुहावरा था जो हम यूरोप में सुनते हैं कि अगर आप किसी के साथ ज्यादती करते थे तो वो कहता था सी यू इन कोर्ट। अब तो हम यहाँ कह ही नहीं सकते सी यू इन कोर्ट, मियां साहब क्योंकि कोर्ट ने तो वो करना है जो उसे करना आपको था। टोक रहा हूं, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले कभी भी पाकिस्तान में यह कहा जा सकता था कि सी यू इन कोर्ट? देखें इसका बड़ा सर शादाब साहब 199 हम की पीछे इतनी पावर थी। 75, 76, बात 77 ये साल पे आ जाए। हम ही यहाँ पर देखते रहे कि पुलिस वालों को बुलाकर यहाँ पर ही बहुत सारे ऐसे जजेस थे जो बहुत सख्त मशहूर थे और उनके सामने पेश होते हुए पुलिस वालों की टांगें कांपती थीं। बिल्कुल। डीसी कमिश्नर अदालत में आने से पहले अपने तमाम अमले को बुला के पूछता था कि गलती क्या हुई है, बताओ मुझे। और आज वही पुलिस वाला वहां जाके अकड़ के कहता है अब ये क्या हो रहा है ये सीसीडी के मामलात में कि कॉग्निजेंस ली, बैल पड़ा, बंदा बरामद हो गया, पेश हुए सीसीडी वाले और उन्होंने कहा कि ये रात को इसका तो एनकाउंटर हो गया और आगे से जज साहब कह रहे हैं कि जी ठीक है ये तो फिर इन्फेक्शियस हो गया। यार खुदा का खौफ करो, पूछो तो सही कि मैंने कॉग्निजेंस ली है, कल तक ये बंदा जिंदा था, आपने कैसे इसको मार दिया? तो अगर इसी किस्म के मामला तो देखें, फिर ये ना हो कि खुदा ना खास्ता लोगों का जब अदालतों से बिल्कुल इतबार उठ जाएगा तो लोग फिर फैसले भी अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी उसके जिम्मेदार यही कानून बनाने वाले ही होंगे। इस हद तक सप्रेस न करें। कल रात की बात है, मेरे पास ताजिर बरादरी इकट्ठी हुई, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी चीज के उन्होंने दाता साहब के सामने 200 दुकानें जाके मसमार कर दी। उसके अंदर परिंदे मौजूद थे, उसके अंदर जानवर मौजूद थे, जाके बुलडोजर चला दिया, तमाम जानवर तमाम परिंदे उसके अंदर दब के मर गए। अब कहां है भाई वो सारी इंसान वो जानवरों के हकूक की तंजीमें? कहां गया वो कानून कि जिसके तहत 100 मोटो भी ले लिया जाता था कि आपने क्या इन दुकानदारों को कोई एक भी नोटिस किया है? और सब 200 बंदा वो था गरीब बंदा जो रोज रात को कुछ कमा के लेके जाता था तो अपने घर का कारोबार चलाता था। अब वो जब रात को ताले लगा के गया, सुबह आया तो उसकी दुकानें
टोटल 200 दुकानें मसमार की हुई हैं, उसके पास क्या अल्टरनेट रिसोर्सेज है, क्या वो किस तरह अपना रोजगार कमाएगा, क्या उसका दिल नहीं रो रहा होगा? वो तो मैंने कल रात को जाके खुद देखा है कि लोग खवातीन झोलियां उठा उठा के बदवाएं दे रही हैं। तो बात यह कि यही चीजें रोकने के लिए ये अदालतें मौजूद थी। लोग अदालत में जाते थे, अदालतें स्टे ऑर्डर देती थी, अदालतें कहती थी कि तुम अब मुझे बताएं कि जी एक बंदा इलीगल बैठा हुआ है, एक बंदा इलीगल काम कर रहा है, क्या इलीगल बंदे को उठाने के लिए कोई लीगल प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है? लेकिन कानून ये कहता है कि इलीगल बंदे को भी अब कानूनी तरीके से हटाएंगे, लेकिन अगर हुकूमतें भी यही काम करना शुरू कर दें कि जाके बुलडोज किया कि ये इलीगल बैठे हुए हैं, 200 बंदा पिछले 40 साल से। साहब ये देखिए, अभी आपकी मैं इसी बात को लेके आगे चलता हूं मियां साहब। मैंने 30 साल 40 साल के स्टे रिपोर्ट किए हुए हैं, यानी कि एक केस चल रहा है वो 40 साल चल रहा है। अब अगर हुकूमत, मैं किसी हुकूमत का दिफा नहीं कर रहा, मैं एक जनरल एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूं। अगर हुकूमत मियां साहब वो चली गई, वो जाके वो स्टे का इंतजार कर रहे हैं, फिर वो चलते जा रहे हैं 40 साल 50 साल, मियां साहब ये तो हम अदालतों में रोज देखते हैं। नहीं तो हम अब तलाक कानूनियत को उसका कानून में तब्दीली लाई जा सकती है। कानून में तब्दीली लाए ना, बताएं, बनाएं ऐसा कानून के जी ये स्टे नहीं, बल्कि है कानून मौजूद है कि स्टे जो है वो 1 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। क्यों नहीं चैलेंज करते? ये जो इतने बड़े फौज रखी है सरकारी इनकी ऑफिसर्स की, लॉ ऑफिसर्स की, क्या उनको नहीं कहा जाता कि आपने सर्विलेंस करनी है कि 1 साल से ऊपर अगर स्टे किसी गवर्नमेंट के खिलाफ गया तो आपने उसको कंटेस्ट करना है, आपने वेकेशन ऑफ स्टे की एप्लीकेशन देनी है। तमाम कानून मौजूद हैं, लेकिन फिर वही बात है कि किसी की इलीगैलिटी या इरेगुलरिटी को आप अपनी इलीगैलिटी से रिड्रेस नहीं करेंगे। देखिए, हुकूमत का जो रोल है ना वो माँ का होता है, और जो अवाम है वो औलाद की तरह होती है। अब आप मुझे खुद बता दें, सोच के बता दें कि क्या माँ अपने किसी बेटे को कत्ल कर देगी इस बात पे कि इसने गलत काम किया? इमरान साहब की तरफ चलते हैं। इमरान साहब, मियां साहब की बातों से मैं कुछ तो इसमें उनके साथ मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन कुछ पे मेरा शदीद इख्तलाफ भी है। अब आप देखिए कि अदालतों के अंदर, जैसे मैंने बताया कि कई साल केसेस चलते रहते हैं, उसके बाद फिर आप CCD, आजकल मियां साहब भी, इमरान साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव है CCD। अब एक मर्डर केस मियां साहब, आपकी बड़ी ग्रिप है इस पे फौजदारी केसेस के ऊपर। एक मर्डर यानी कत्ल होने से लेके सजाए मौत तक कंप्लायंस हो रहे हुए 12 से 15 साल लग जाते हैं। अब मैं नहीं पसंद करता CCD को, आपकी अदालतें तो ये कर रही हैं। फिर अगर अदालतों के अंदर कोई रिफॉर्म्स लाई जाती है या अदालतों के अंदर कोई ऐसी चीज की जाती है तो फिर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना उसको सिस्टम को बेहतर अदालतों ने करना है ना। जी इमरान साहब। जी, ये मेरे भाई ने बहुत अच्छी बातें की हैं। बातें मियां साहब बहुत अच्छी करते और हैं। मेरा दिल बड़ा बाग हो गया। कहते हैं बात से पढ़े तो किरदार खुलते हैं, बातों से तो हर शख्स ही पार सा लगता है। ये भाईजान ने बात की, अजी फुल कोड ने सुनना वैसे है। इमरान साहब, हिम्मत है कि आप इस माहौल में भी ना, जो आजकल चल रहा है, इसमें भी आप शायरी बड़ी अच्छी गा रहे हैं। जी, वो कहते हैं फुल कोड ने सुनना है, जजेस मैनेज हो जाएंगे जी, ये CCD है, ये कतरो गारत कर रही है, स्टेज मैटर्स हैं। अब स्टे मैटर्स के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं आई है। पॉलिसी आई है कि आपने विद इन 15 डेज उसका फैसला करना है, और जो एपिलेट फॉरम के ऊपर उन्होंने बताया कि विद इन 3 मंथ आपने उसका फैसला करना है। तो ये क्या रिफॉर्म नहीं है? इसको जुडिशियल रिफॉर्म नहीं है? इमरान साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लो। ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जी इमरान साहब, जारी रखिए। जी, ये जी ट्रांसफर हो जाओगे, मुफादात के लिए काम करेंगे, तो बात तो बड़ी सिंपल सी है कि भाई आज जो फैसले हो रहे हैं 26वीं आली तरमीम के ऊपर, वो कोई अमेरिका से आए हैं जजेस जो बैठ के उनका फैसला करने जा रहे हैं? वो भी तो इस मुल्क के जजेस है ना, सुप्रीम कोर्ट की जजेस है ना। अगर वो कोई फैसला आपकी फेवर में कर दें और आप कहेंगे वाह इनसे बेहतरीन वसीम अकरम प्लस जज है, और अगर आपकी फेवर में ना हो तो आप कहें ये आप सारे माइनस हो गए हैं, जजेस खौफजदा है, जजेस दबाव में है। यानी आपकी मर्जी के मुताबिक और मंशा के मुताबिक कोई भी काम हो जाए, आप उसको वसीम अकरम प्लस कह दें, और अगर आपके अगेंस्ट कोई फैसला आपके बुजदार माइनस है। वो बुजदार था जो जब उसको अपॉइंट किया था तो उन्होंने कहा था ऐसी गुगलियां मारेगा आप वसीम अकरम को भूल जाएगा। मारी नहीं, ठीक है? आप पंजाब के रहने वाले हैं मियां साहब, हम तीनों पंजाब के रह रहे हैं। कैसी ऐसी गुगलियां मारी उन्होंने? नहीं, उसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। ट्रांसफर, पोस्टिंग और पिंकी पिरनी फर्क होगी। और जो इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किए रखा है, वो पहाड़ों से उठ के आया और उसने अरबों का मालिक बन गया। और उसके बाद आज ही इनके दोस्त जो है मुख्तलिफ टॉक शोज में कहते हैं जी हमारा बुजदार के साथ ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अगर वो ठीक कर देता तो उन्होंने कहना था देखिए क्लैरिटी देखें,
कैप्टन की क्लैरिटी देखें, कैसा बंदा उसने अपॉइंट किया कि उसने पंजाब को ठीक कर, अब उसने गलत कर दिया, ये हमारा ताल्लुक ही नहीं है। जब असद उमर इनकी पार्टी में था तब कहते थे नंबर 1 है। अच्छा नहीं, हम इमरान साहब हम ट्रैक से निकल रहे हैं, हम वापस इधर आते हैं कि जुडिशल सिस्टम, मैं इस पॉइंट पे हूं कि हमारे जुडिशल सिस्टम में बेहतरी की ज़रूरतें हैं और माजी में भी थी, अब भी हैं। क्योंकि मैंने कुछ मिसालें, मियां साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा, ये जो सीसीडी चल रही है, अदालतों में इंसाफ, अब आप मुझे बताएं कितना एक कत्ल की वारदात के बाद से कंप्लाइंस होने तक, यानी कि टांगे जाने तक मुलजिम को कितना टाइम लगता है? देखें, आपको क्यों जल्दी है कि बंदे को फौरन टांग देना चाहिए? सर ये तो शायद जिसका किसी जल्दी की वजह से उन्होंने सीसीटीवी बनाया, फौरी इंसाफ। सर जिसका बाप, जिसका बेटा, जिसकी बहू, जिसके साथ गैंग रेप हुआ है डकैती के दौरान, मियां साहब वो तो फिर कहेगा मारो, नहीं तो फिर मैं मार दूंगा। अभी हमारी लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा ने ही एक बाकायदा शेड्यूल अनाउंस किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मर्डर रेफरेंस का फैसला इतने अरसे में हो जाएगा, सिविल सूट का इतने अरसे में हो जाएगा, जो स्टे और स्टे वाले केसेस हैं उसमें आपने स्टे का फैसला करना है हर सूरत में विद इन 15 डेज। सर जी जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी याद है ना, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की, उन्होंने भी बड़ा कुछ ऐसे दिया था, क्या हुआ? इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब तो रोज जजेस से बाकायदा रिपोर्ट मंगवाते थे। उस वक्त तो हम कहते थे कि जजेस काम कम कर रहे हैं और रिपोर्टें ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे होते थे, आप और मैं वहाँ पर ही अदालतों में ये देखते रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूँ कि शायद वो वाला जो प्रोसेस था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के आने के बाद भी जुडिशरी का जो एक लाहे अमल तैयार हुआ और जिस नहज पे जुडिशरी चली गई, वो भी बहुत एक आसिफ सईद कोसा साहब ने बड़ी पेंडेंसी खत्म की थी अपने दौर में, हम उसको ही भुगत रहे हैं। वो जो पेंडेंसी खत्म की थी, नहीं पेंडेंसी जो खत्म, देखें ये पेंडेंसी खत्म करना ये भी कोई तरीका नहीं है कि जी आप रोज के 3 केस लगाएं, 30 केस लगाएं और 30 के 30 आप टेक्निकल ग्राउंड पे फारग कर दें, ये पेंडेंसी खत्म करनी। देखें सुप्रीम कोर्ट तक जाने तक मेरा ख्याल के जो साइल है ना, उसका घर का राशन भी खत्म हो जाता है सर। उसका सुप्रीम कोर्ट तो वो बेचारा जा ही नहीं सकता ना, बेचारे का सब कुछ। अब मैं एक ट्रैक्टर डाला आपने बीच में, सब्र करें। आप सुप्रीम कोर्ट अगर किसी की तरफ से जाएंगे तो ट्रैक्टर जितनी फीस लेंगे, कितने ट्रैक्टरों जितनी फीस लेंगे? फिर वही है मैंने ही अभी मैंने जो मैनिफेस्टो अपना किया था, मैंने कहा था अब वो दौर नहीं रहा कि आप वकील जो है वो जाके तो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो। अब वो दौर नहीं रहा कि अगर आपका साइल जो है वो आपका पूरा खर्चा बर्दाश्त करे, इन एक्सपेंसेस को नीचे लेके आना पड़ेगा, लोगों को ये बावर कराना पड़ेगा जो इंसाफ आपकी दलीज वाली बात। अब ये इतना एडवांस हो चुका है कि मैं अगर ये बाकी सब कुछ करते हैं ना, अब आईटी इतना जदीद हो चुका है कि इनको कर देना ये चाहिए कि अब मैं अपने दफ्तर से बैठ के अपना केस प्लीड कर सकूँ। क्या ये सिस्टम को इतना मुश्किल सिस्टम अब रह गया है? अब तो बड़ा आसान काम है कि आप अप्लाई करेंगे, आप उसमें बताएंगे कि जनाब मेरा इतने मिनट्स के आर्गूमेंट हैं, वो कोर्ट फिक्स कर लेगी कि 10 बजे से लेकर 10:15 बजे 15 मिनट आपके आर्गूमेंट्स हैं। आप अपने ही ऑफिस से बैठे उसको लिंक करें, वीडियो लिंक की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्या वो एक्सटेंड नहीं हो सकती? अब मैं तो बहुत कम है कि मैं इस्लामाबाद जाऊँ, मैं अगर मेरे लाहौर हाई कोर्ट में केसेस लगे हैं या मैंने कहीं और पेश होना है, मैंने इसी तरह भी हुआ है कि मैं कराची केस करने गया हूँ, वहीं पर मैंने वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में केस अपना कर लिया है। क्या ये वीडियो लिंक की फैसिलिटी को ज़्यादा इन्हांस करके लोग ऑफ जो लॉयर्स हैं उनके चैम्बर्स तक भी पहुंचाया जा सकता है? इसमें और भी बहुत सारी एडवांसमेंट के तरीके हैं। अब तो वो दौर नहीं रहा, अब तो ये इतना एडवांस हो गई आईडी कि आप इनके एक्सपेंसेस को कर्टेल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जजेस की तादाद, लेकिन मियां साहब अगर हम ये सेशन कोर्ट लेवल पर लेके आएंगे तो आपको पता है ये बहुत एक नया कटा खुल जाएगा। आप 90% लोग या बल्कि 80% लोग वो हैं जो सेशन कोर्ट के फैसले को किस्मत का लिखा कबूल करके समझ के कबूल कर लेते हैं, ना उनकी इतनी हैसियत होती है कि वो हाई कोर्ट का वकील कर सकें। और सुप्रीम कोर्ट तो खैर मियां साहब आपको पता ही है, वैसे ही कोई मतलब हाथ नहीं डालता उसके वकील की तरफ। तो असल तो प्रॉब्लम ये है कि अगर जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स लानी है तो वो फिर सिविल मजिस्ट्रेट और फिर जो सेशन कोर्ट है वहां पर लेके आए जहां पर 80% लोग आते हैं। देखिए वहीं से नीचे से ही रिफॉर्म्स आनी है। जब तक नीचे आप रिफॉर्म नहीं लेके आएंगे और उसको जदीद भी करेंगे और उसका सिस्टम भी बेहतर नहीं करेंगे। देखिए बात ये 2001 में मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हाईकोर्ट बाहर था तो उस वक्त ये बात शुरू हुई कि जी जजेस की सैलरीज बढ़ाई जाए। जजेस की सैलरीज बढ़ाएंगे तो शायद ये करप्शन की तरफ कम जाएंगे। लेकिन वो हमने ये देखा कि जब जजेस की सैलरीज बढ़ी तो फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले अगर एक जज को 5,000 रुपये में काम कर देता था वो फिर 5 लाख पे चला गया। मतलब करप्शन का रेट बढ़ गया।
क्योंकि उसने कहा कि अब मुझे इससे कम की ज़रूरत नहीं है। अब तो ये हालात आ गए हैं कि यहाँ पर मेरा ख्याल नीचे जो लोअर जुडिशरी है उसके इतने बुरे हालात हैं कि शायद कोई भी जज काम करने के लिए तैयार ही नहीं है बग़ैर पैसों के। मैं बड़ी ये यहाँ पर कैमरे के इन कैमरा बैठ के ये बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बड़ी मैं इसके साथ अपना डिस्क्लेमर चला दूं। हाँ बिल्कुल चलाएं आप। लेकिन मैं अगर आप कहें तो मैं आपको सबूत के साथ पेश करने के लिए तैयार हूँ कि यहाँ पर तो जगदों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं। यहाँ पर पता चलता है कि माल्टाउन एक अलग मार्केट है, कैंट एक अलग मार्केट है। मेरा जैसा वकील अगर आज माल्टाउन चले जाएगा तो वहाँ पर जजेस उसकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर जो मार्केट के लोग हैं उन्होंने अगर जज के सामने जाना है तो उसको रिलीफ मिलनी है, नहीं तो नहीं मिलनी। अब 30 साल मेरी वकालत को हो गए हैं, हमने नीचे जाना इसलिए छोड़ दिया है कि शायद अब हमें अपनी इज्जत की हिफाजत का यही एक तरीका कार नज़र आया है कि हम नीचे पेश होना छोड़ दें। अब हम रह गए हैं सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए। बात यह कि ये सिस्टम में ख़राबी क्यों आई, क्योंकि हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको बेहतर करने की कोशिश नहीं की। चले मियां जो साहब असल काम है करने वाला वो यही है कि आप जुडिशियल सिस्टम को बेहतर करें। ये जो है कि जी आईनी अदालत अलग, दूसरी अदालत अलग, अगर आप नीचे से ही सारे सिस्टम को एक और अदालत आ रही है। ये इमरान साहब से पहले उससे बोले, इमरान साहब ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स आ रहे हैं ये क्यों लेके आ रहे हैं? क्या बाकी के जो मजिस्ट्रेट्स थे पहले वो काम पूरा नहीं कर रहे थे कि अब ये भी आप दोबारा इसको सिस्टम को लेके आ रहे हैं? देखिए, ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो मैटर है ये उस प्रपोजल का एक हिस्सा है। अभी मुझे ये नहीं पता कि उसके देखिए उसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि उन्होंने जिनके ऊपर इत्फाक राय नहीं हो सकेगा और शायद वो अप्रूव भी ना हो सके, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बाद मैं दूसरी बात करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो ज़रूरत है, देखिए वो एक आईनी अदालत है, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, वो उसकी ज़रूरत है। देखिए पेंडेंसी आप सारा बोझ 15 जजेस के ऊपर पूरे पाकिस्तान का आप बोझ लाके डाल देंगे तो वो किस तरीके से सारे पाकिस्तान के 35-35 50-50 साल जो केसेस हैं उनका फैसला कैसे करेंगे? अगर आईनी अदालत अलहदा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो मैं आईनी कमेटी की आगे बात कर रहा था, आईनी कोर्ट के लिए आईनी कमेटी बनाई गई, पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई, जिसको एक जजमेंट के थ्रू जो है वो सारी की सारी आपने कमेटी को बुलडोज कर दिया आपने। ये ही है ना, जब एक्सेस ऑफ पावर्स को आप यूज करेंगे। और ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर लें तो ये व्हाट्सएप से जो फैसले ट्रांसफर करने का ट्रेंड है वो भी किसी पिछली गवर्नमेंट से ही स्टार्ट हुआ था, जब व्हाट्सएप के ऊपर जो फैसला जाता है वो सुनाए। और जब लोअर जुडिशरी की बात कर रहे हैं, खुद एहतसाबी का अमल है वो जुडिशरी में अवेलेबल है। मॉनिटरिंग कमेटीज ऊपर हाईकोर्ट में बैठी हुई है, मॉनिटरिंग जजेस बैठे हुए हैं। सर वो मॉनिटरिंग जजेस तो सिर्फ वो पनामा पे बैठे थे, अब हर जगह थोड़ी बैठे हैं। नहीं, हाईकोर्ट में भी बैठे हुए हैं। लोअर जुडिशरी के लिए ऊपर मॉनिटरिंग जजेस बैठे हुए हैं हाईकोर्ट में। आपकी कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है, आप जाके उधर करें। एविडेंस जितने भी हैं, मेरे फाजल दोस्त ने कहा बड़े एविडेंस है, वो सारे एविडेंस उधर जाके दे क्यों नहीं देते? आप सारे एविडेंस दे दे और मेरे ख्याल से उसके ऊपर डेफिनेटली ये कितने जजेस हैं आपके लोअर जुडिशरी के जो पता लगता है आज वो रिमूव हो गया, आज वो रिमूव, कोई करप्शन के ऊपर, कुछ मिसकंडक्ट के ऊपर। तो आप ये देखिए ना, सिस्टम के अंदर ही हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। और रिफॉर्म कब होंगी? जब हम कंसेंसस करेंगे। अगर हम ये करेंगे मैं नहीं मानता भाई 26वीं आईनी तरमीम की अगर बात कर लें तो 26वीं आईनी तरमीम को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसने तो उसकी मुखालफत ही नहीं की। जब वो आईनी तरमीम जब पार्लियामेंट में आई तो पार्लियामेंट में इन्होंने उसकी मुखालफत में वोट ही नहीं दिया। ये तो छोड़ की भाग गए भाई, आपने मैदान नहीं छोड़ना, आपने पाकिस्तान का हिस्सा रहना है। पाकिस्तान फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। और पाकिस्तान की जो रिफॉर्म्स है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो जुडिशरी है या ब्यूरोक्रेसी है, सब में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर पीरा फोर्स या सीसीडी कोई गलत काम कर रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के हम डेफिनेटली हम उसके अगेंस्ट है कि ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क में एक कानून जो है वो प्रिवेल कर रहा है। आप एज पर लॉ जो भी किसी का जो रोल बनता है, जो भी मामला बने, ये तो नहीं है किसी को भी उठा के गायब कर दे। जो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये नाम है। इमरान साहब, जब आपकी अदालतों से इंसाफ में इतनी ताखीर हो जाएगी तो फिर जाहिर है लोग फिर खुद सड़कों पे इंसाफ करेंगे ना। मैंने जैसे अभी मियां साहब से भी यही बात की थी कि भाई 12 साल कम से कम लग जाते हैं, वो मियां साहब कह रहे हैं आपको जल्दी है उसे भाई लगाने की। और सर मकसद यही है कि 12 साल में जो कर्ब से गुजरता है, जिसका प्यारा कत्ल किया गया होता है, वो कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है।
मियां साहब अब अगले पॉइंट आगे जी जी तो बताएं। देखिए आप पूरे पंजाब में देख लें, मॉडल कोर्ट्स जो हैं वो सिविल में भी और फौजदारी में भी मॉडल कोर्ट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हैं। मॉडल कोर्ट्स में आपका जो भी मर्डर ट्रायल आएगा उसका विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड जो दिया गया उसी में फैसले हो रहे हैं। सिविल की जो मॉडल कोर्ट्स हैं वो पूरे प्रोविंस में बना दी गई हैं और उसकी इतनी ज़्यादा डिस्पोजल है कि आप उसका रेट देख लें, उसका मैं समझता हूँ कि उसमें अब ताकि नहीं, लेकिन रिफॉर्म हो रही है। देखिए मेरी बात को तो इंसाफ मेरी बात को इंसाफ खुद ही होना endorse कर दिया चाहिए, इन्होंने। इंसाफ होना system- चाहिए बिल्कुल जी उसमें जी, मियां साहब बोले। मैं कह रहा हूँ मेरी बात को तो खुद ही इंडोर्स कर दिया है कि मौजूदा सिस्टम में रहते हुए भी बेहतरी आ सकती है। आप स्पेशल कोर्ट्स भी बना सकते हैं, आप मॉडल कोर्ट्स भी बना सकते हैं और बन रही हैं और अच्छा और काम कर आईनी रही कोर्ट हैं। भी बन सकती तो है, बाद ही वो भी काम मौजूदा कर- सिस्टम के अंदर ये आईनी मेरा मतलब आईनी कोर्ट अलग बनाना या मजिस्ट्रेट अलग बनाना, क्या पहले जहां पर मजिस्ट्रेट के पास पावर्स नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वो पावर्स हैं, मौजूद हैं। अब क्या करेंगे मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि हमारे सामने उसका मसवदा तो नहीं आया कि ये कोई नए जजेस अपॉइंट करेंगे उसको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पे, या कहाँ से लेके आएंगे, कोई इसका ज़ाब्ता अखलाक तैयार करेंगे या कोई ऐसा सिस्टम करेंगे कि वो सीएसएस के जरिए आएंगे या क्या आएंगे, ये तो अभी हमें पता नहीं है। सीएसएस के जरिए वो तो तरीकाकार तो यही होगा मेरा ख्याल है। हमारा मतलब कि अभी हमें नहीं पता अगर सीएसएस लेकिन के जरिए आए तो फिर तो ये भी ब्यूरोक्रेसी के पास चला मतलब गया। इन्होंने डिक्लेयर कर दिए कि मौजूदा टोटल जुडिशियल सिस्टम जो है ये बिल्कुल फारग है, इनमें किसी बंदे में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सब कुछ दे सके, और हम एक नया जुडिशियल सिस्टम ला के एक नई जजेस की खेप भर्ती करके उससे अब सारा जुडिशियल सिस्टम चलाएंगे। अगर तो इस किस्म की बात है तो ठीक है, अच्छी बात है। हम भी देख लेते हैं कि कौन से अब ऐसे लोग लेके आते हैं कि जो कि बहुत आगे बेहतरीन परफॉर्म कर देंगे, और जो मौजूदा जज बैठे हुए हैं ये सारे नलायक हैं या इस कैपेसिटी के नहीं हैं या एक कैपेबल नहीं है। बात ये बड़े बड़े अच्छे जज, बड़े बड़े खूबसूरत जज बैठे हैं, बड़ी अच्छी जजमेंट्स भी आ रही हैं। ये नहीं है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया है, काम कर रहे हैं जजेस और हमें कोई ऐसे गिले नहीं हैं इनसे। बात ये है कि वो, मैं दूसरी बात एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ना पीटीआई के हक में हूँ ना मैं कोई नून लीग के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं पीपल पार्टी अगर यहाँ बैठी है तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि पीपल पार्टी 18वीं तरमीम की कस्टोडियन है। ये खुद लेके आई थी और बड़ी जंग और जद्दोजहद के बारे में लेके आई थी, और पीपल पार्टी के बारे में ये मशहूर है कि हमेशा अच्छी आईनी तरमीम पीपल पार्टी ही लेके आई है। लेकिन अपनी ही लाई हुई तरमीम को अब कहना कि जनाब शायद वो हमसे गलती हो गई, ये तो अभी खोकर साहब कह रहे हैं ना, सीसी तो फैसला होगा अभी। तो सीसी का फैसला नहीं हुआ, अभी शायद तक यही पार्टी बात नैरेटिव सामने आ जाए। बात यही है कि असल बात ये है कि ओपन ऑल द थिंग्स फॉर डिबेट इन द पब्लिक तरीकाकार है ना, जो बिलावल ने किया। आप किसी चीज को डिस्प्यूटेड क्यों करते हैं? आप मेरे भाई ने बिलावल साहब को करें। अप्रिशिएट नहीं किया अभी तक, इनका अप्रिशिएट करना चाहिए। करते मियां साहब नहीं बनता है। मैं कह रहा हूँ, मैं तो पीपल पार्टी की तारीफ कर रहा हूँ ओवरऑल के पीपल पार्टी ने ही में से अच्छी देखिए ना, constitutional जो amendment चीज लेके आई है। हमें पता ही नहीं थी। आप उम्मीद रखिए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा 18वीं तरमीम में, क्योंकि मैं भी उस अलामे का हिस्सा था बिल्कुल में, और मैं वहाँ गया था स्पेशली, उस वक्त मैंने देखा है कि पीपल पार्टी ने जितनी जंग ये खवातीन की सीट्स की खातिर लड़ी हैं, और वो अलामिया इसी बात पे रुक जाता था कि जब तक आप वुमन सीट्स की बात नहीं करेंगे हमारे साथ, हम इसका आगे नहीं चलेंगे। आगे नहीं चलेंगे। मैं इसका आई विटनेस। बहुत शुक्रिया मियां इरफान अकरम साहब आपका और इमरान खोकर साहब आपका। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा जुमेरात नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।